नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें रेड फ्लैग तब दिखता है जब कंपनी का स्कैम सामने आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। स्कैम जब होने लगता है ना कंपनी में, तो क्या होता है, नंबर्स आपको बताने लगते हैं कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उससे आप इग्नोर मत करिए। क्या होता है, जब आप नंबर्स को इग्नोर करते हैं ना, तो आप वहीं फंस जाते हैं कि नंबर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलते। हमेशा आपको सच्चाई बताएंगे कि कंपनी में क्या चल रहा है, इस समय कंपनी में क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर मैनेजमेंट यहाँ पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ आपको फाइनेंशियल्स, रेशियोज, सब कुछ आपको अच्छे से ये सारे नंबर्स एक्सप्लेन कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कभी भी आपको कोई नंबर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बल्कि आपको समझना है कि नंबर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, हम उसके रेड फ्लैग्स को देखेंगे पहले कि रेड फ्लैग्स कहाँ कहाँ हमें दिख रहे हैं। क्या होता है ना, जब कुछ कंपनी में प्रॉब्लम चलने वाली होती है या प्रॉब्लम चल रही होती है, तो नंबर्स आपको हिंट दे देते हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सारे रेड फ्लैग्स आपको दिखने लगे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक साथ आपको सारे रेड फ्लैग्स दिखने लगे। हाँ, आपको एक हिंट सा मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर उस चीज को आपको पकड़ के रखना है। आपको देखना है क्या ये चीज यहाँ पर टेम्पररी है कि ये स्ट्रक्चरल बन चुका है। हर साल ये सेम चीज देखने को मिल रही है। ये चीज आपको वहां पे देखनी होगी, तब आपको क्लियरिटी मिलेगा क्या ये रेड फ्लैग है या फिर एक टाइम के लिए कंपनी के लिए प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। आज हम जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है फाइन लाइन सर्किट शेयर के बारे में। आइए हम उसको स्क्रीन में देखते हैं कि उसके रेड फ्लैग्स हम कैसे और कहाँ एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल को समझेंगे कि कंपनी आखिरकार करती क्या है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि कंपनी के रेवेन्यूज कहाँ से आ रहे हैं, कौन से सेगमेंट से आ रहे हैं। एक अच्छी सी हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी इनके बिजनेस मॉडल से। अगर आप फाइन लाइन सर्किट लिमिटेड को अगर एक देखें तो कंपनी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये पीसीबी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होने वाला बेस बोर्ड होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पीसीबी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप देखिए कंपनी किस टाइप के पीसीबी बनाती है, आप यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स में चल के देख सकते हैं। तो मल्टी लेयर्स पीसीबी, हाई फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव, फ्लेक्सिबल एंड राइट फ्लेक्स पीसीबी, हाई कॉपर कैविटी एक्स पीसीबी, बैक प्लान, ओवरसाइज्ड, इम्बैलेंस, कंट्रोल्ड, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो कंपनी जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बना रही है वो चीज़ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, कंपनी सिर्फ एक बेसिक सी पीसीबी नहीं बल्कि एक हाई रिलायबिलिटी और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए पीसीबी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये चीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ रही कंपनी बना क्या रही है। आखिर में ये चीज़ यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी मिल गई। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि काफ़ी ही यहाँ पे चिंताजनक बात है। वो चीज़ ना आप यहाँ पे अनाउंसमेंट में आके देख सकते हो जो कि कंपनी ने अनाउंस करी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन चीज़ों को, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे क्या था, कंपनी ने 30 जून को 2026 को खत्म हुए क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किए। ये अनऑडिटेड का मतलब क्या है कि ये रिजल्ट अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ऑडिट नहीं हुआ है। इस अनाउंसमेंट में कंपनी ने मिस्टर जयेश को एक नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में 5 साल के सेकेंड टर्म के लिए इन्होंने रीअपॉइंट किया हुआ है, लेकिन ये रीअपॉइंटमेंट शेयर होल्डर की अप्रूवल के सब्जेक्ट है। और दूसरा यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हुआ है वो है, कंपनी ने अनाउंस किया था कि 4 अगस्त 2026 को यहाँ पे इनकी बोर्ड मीटिंग वगैरह होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। फिर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है जो कि थोड़ा सा वहाँ पे चिंताजनक बात है, जैसे कि 6 जुलाई 2026 के दिन यहाँ पे बीएसई ने क्या कहा कि प्राइस मूवमेंट पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा था इनसे कि कंपनी ने फिर इस पे क्या रिप्लाई किया। उन्होंने क्या कहा कि कंपनी की जो शेयर प्राइस में कुछ मूवमेंट देखने के बाद बीएसई ने कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगी, इसलिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा। तो कंपनी ने क्या रिप्लाई किया है इसमें कि ऐसे कोई अनडिस्क्लोज मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है जो कंपनी के ऑपरेशन या परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हो, ऐसा उन्होंने कहा। और कंपनी ने कहा कि वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाइमली डिस्क्लोज करने के लिए कमिटेड है। मतलब एक, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में कहें तो शेयर प्राइस में मूवमेंट हुआ, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग उस मूवमेंट के पीछे कोई अनडिस्क्लोज मेजर अनाउंसमेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो इन्होंने कंपनी मतलब बीएसई से छुपाई हो। वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि कंपनी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि हम बीएसई से या एनएसई से किसी से भी यहाँ पे छुपा रहे हैं। तो अगर कुछ चीज़ हुई है तो उनके बारे में उनको नहीं पता, ऐसा उनका कहना है।
और 2017 अगर आप देखेंगे 17 जून 2026 के दिन इससे पहले भी बीएसई ने प्राइस मूवमेंट को लेकर क्लेरिफिकेशन मांगा था। कंपनी ने कहा कि कोई अनडिस्क्लोज प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इम्पेंडिंग अनाउंसमेंट नहीं है जिससे कि डिस्क्लोज करना बाकी हो। कंपनी से भी डिस्क्लोजर रेगुलेशन फॉलो करती है और रिलेवेंट इवेंट के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलरली वो कम्युनिकेट करती है। मतलब पहले भी हो चुका है उनके साथ ऐसा, कि कंपनी के साथ ऐसा हुआ है। तो अब सोचिए कि एक यहाँ पे एक चिंताजनक बात है, जब बीएसई ने दो बार ऐसे कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं तो किस चीज़ को आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको इस चीज़ को थोड़ा समझना चाहिए कि कुछ तो हुआ रहेगा, क्योंकि सेबी ने इस पे क्वेश्चन उठाया है। आपको जाके ना इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, आपको जाके इसके चार्ट को देखना चाहिए कि चार्ट में क्या चल रहा है। हर एक चीज़ को यहाँ पे एकदम ना बोलते हैं ना, एक बारीक नज़र रखनी चाहिए अपनी, उसको एकदम कुरेद की चीज़ों को देखना आना चाहिए आपको कि कंपनीज में क्या चल रहा है। अगर हम इसके चार्ट में चल के देखते हैं, चार्ट ही तो बताएंगे कि चार्ट में क्या हो रहा है। जब उन्होंने प्राइस के बारे में बात किया है तो चार्ट हमको क्लियर करेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप देख रहे हो प्राइस को उन्होंने कब कब कहा था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने कब कहा था, आइए यहाँ पे देखते हैं। 2 बार हो गया था ना, एक बार तो यहाँ पे उन्होंने 17 जून को कहा था और एक 6 जुलाई को कहा था। ये इसकी वीकली चार्ट है, हम डेली चार्ट पे चलते हैं यहाँ पे तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि यहाँ पे कुछ चल रहा था क्या। आइए देखते हैं। ओके, ये आ गए हम 6 जुलाई, कहाँ पर है, ये रहा 6 जुलाई। तो उनको लगा रहेगा या वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि सर्किट लग रहा था। आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरह यहाँ पे सर्किट लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो सर्किट लगा था, हो सकता है इसके वजह से बीएसई ने यहाँ पे उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ना सर्किट देखने को मिलेगा। ये जो है ना, यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखा रही कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो। यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन बस इसलिए उन्होंने मांगा है। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, ये चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें जो है बीएसई को काफ़ी परेशान कर रही हो कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है जिसके वजह से प्राइस अचानक से ऊपर जाने लगा है। अगर हम ये देखो, एक ये है, यहाँ पे मांगा था एक बार 2000 जून में मांगा था, राइट, जून में 17 जून तक। ओके, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मांगा रहेगा। ये जो पूरा जोन है, इस जोन पे ही मांगा है कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा था जिसकी वजह से प्राइस अचानक से ऊपर चली गई। तो इस पे बीएसई की नज़र गई है, तो आपको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर से गिरा है। एक बार चार्ट को देख ले क्या कि चार्ट में क्या चल रहा है। ये चार्ट को देखते एक बार कि चार्ट कहाँ से कहाँ पे है। ये रहा इसका शेयर प्राइस। अगर हम इसको पूरा ऐसे थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि समझ में आए, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 2003 के आसपास, ये यहाँ पे लिस्ट हुआ है। अब ये लिस्ट हुआ है यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई शेयर का है। यहाँ पे देखोगे तो 115 के आसपास ये इसका लाइफ टाइम हाई शेयर ने बनाया। उसके बाद ये काफ़ी नीचे आ गया है 115 से। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 115 से अगर कुछ चीज़ यहाँ पे 62 पे ट्रेड कर रही है। देखो यहाँ पे नीचे आ गई। अब प्राइस ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है इस समय। अगर आप इसका ट्रेंड ध्यान दोगे ना, ये ट्रेंड देखो, अगर हम ऐसे एक लाइन बना दें और ऐसे बना दें तो क्या लग रहा है, ये डाउन ट्रेंड में नहीं है तो और कहाँ है। ये देखो ये डाउन ट्रेंड में है ना, और कहाँ ये डाउन ट्रेंड पकड़ चुकी है। जब तक इसका ट्रेंड न चेंज हो तब तक क्या आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए कि नीचे गिरता जा रहा है हम खरीदते जाएं। अगर चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तो खरबूजे को है, तो इसलिए आपको वेट करना चाहिए। जब तक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश ना करे, जब तक ये बुलिश ट्रेंड न बनाए, तब तक बस इसको आप वॉच करिए, वेट एंड वॉच। इसको अपने वॉच लिस्ट में रख लो अगर आपको इतना पसंद है स्टॉक तो। चलिए सर, इसकी हम अभी बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में कि कंपनी के फंडामेंटल्स हमसे क्या कह रहे हैं, इसमें क्या चल रहा है। ये रहा कंपनी का मार्केट कैप, कितना है, 30 करोड़ का है। अब देखिए इसका जो मार्केट कैपिटल है ना, वो हमें क्लियरली समझा रहा है कि भाई देखो मैं तो एक छोटी सी कंपनी हूँ, एक स्मॉल कैप कंपनी हूँ, लेकिन ये इतनी भी छोटी नहीं थी क्योंकि आपने देखा है कि 114 एक टाइम पे इसका शेयर प्राइस था और आज गिर के ये मात्र 62 का रह गया है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि इतनी छोटी पहले नहीं थी, अब हो गई है, अब मात्र 30 करोड़ की ये शेयर रह गया है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, नीचे आए, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर को देखो कितना है। कंपनी यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं कमा पा रही है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 1 भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं, उस पैसे में 0.35 है और स्टॉक भी 57। इसका क्या मतलब हो रहा है कि प्राइस तो अभी भी ऊपर लग रही है, अभी भी प्राइस ओवर वैल्यूड लग रहा है। अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी भी लोगों को ऊपर की ओर ही लग रही है ना। ये प्राइस अभी भी ओवर वैल्यूड क्यों लग रहा है मालूम है आपको? गिर रहा है, देखने में तो लग रहा है प्राइस गिर रही है ना,
देखने में तो भले लग रहा है गिर रहा है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स भी गिर रही है, साथ ही साथ प्राइस गिर रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, इनके अर्निंग्स भी गिर रही है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि अर्निंग जिस स्पीड से नीचे गिर रहा है उस स्पीड से प्राइस नहीं गिर रहा होगा, जिसकी वजह से अभी भी स्टॉक पी बना हुआ है। अभी भी यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा बना रखा है अपना स्टॉक पी, यानी कि अभी भी ओवर वैल्यूड है। अगर यही अर्निंग्स अभी बढ़ जाए ना, अर्निंग्स अगर बढ़ जाए और प्राइस नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा आप बताओ, ये गिर जाएगा ना, स्टॉक भी छोटा हो जाएगा, तुरंत छोटा हो जाएगा ये। लेकिन जब प्राइस भी यहाँ पे, अगर प्राइस यहाँ पे नहीं गिरेगा और ये भी गिरता जाएगा तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी ये ज़्यादा ही दे रहा है मार्केट को ना। अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी जितना कमा नहीं रही उससे ज़्यादा लोग इसको रिवॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई तू ले, हमको लग रहा है तू कमा के हमको देगा, ऐसा यहाँ पे एक परसेप्शन आ जाता है। अगर आप यहाँ पे इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए रेशियोज भी हमें समझाते हैं कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है, जहाँ भी लगा रही है, इक्विटी में लगा रही है, अपने कंपनी में जो पैसा लगा रही है, क्या उसको उधर से रिटर्न मिल रहा है। अगर आपको वहीं से रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, ये भी तो चीज़ है ना। आगे बढ़ने के लिए आपके इन्वेस्ट किए पैसे से भी तो रिटर्न आना चाहिए पैसा। अगर वहाँ से रिटर्न नहीं आएगा पैसा तो अर्निंग कैसे होगी आपकी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इस चीज़ को तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करें। देखिए रेशियोज भी काफ़ी वीक लग रहे हैं इनके, रेशियोज भी बता रहे भैया अभी तो कुछ भी माहौल ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले आप अगर इसके क्वार्टरली को देखेंगे, क्वार्टर रिजल्ट भी आए वो भी देखो आप क्या हो रहा है। यहाँ पे जून का देख लो। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको क्या लगता है, मार्जिन्स गिरे हैं? हाँ मार्जिन्स गिरे हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरी? नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं गिरी है। इनके रेवेन्यूज में ग्रोथ हुई है? हाँ इनके रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है। अब देखिए इसका आप ये भी थोड़ा मतलब निकाल सकते हैं कि जो यहाँ पे इतना ज़्यादा अर्निंग बढ़ा है, क्या ये जो अर्निंग बढ़ी है क्या ये कंपनी ने अपनी वैल्यू से बढ़ाई है, यानी कि प्राइस से? जो उनका कोर बिजनेस है, जो प्रोडक्ट सर्विस देते हैं, उसमें वॉल्यूम ना ऐड होके वैल्यू ऐड हुआ है, यानी कि प्राइस, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की सर्विस की प्राइस बढ़ा दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है। इसको आप सेल्स ग्रोथ के, इसको आप ग्रोथ ट्रैप भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर वॉल्यूम ऐड होता तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इबिडा मार्जिन है ये गिरता नहीं, ये बढ़ता। ये हमें बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलता कि इस साल भी मार्जिन बढ़े हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तो मार्जिन भी बढ़ने चाहिए। आइए एनुअल में देखते क्या हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा कंपनी का, आप देखोगे ये इनका कोर बिजनेस है। आप देख के एक नज़र में आप बताओ आपको क्या लग रहा है, कंपनी की जो बिजनेस है वो क्या है, वो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है? ये साफ साफ बता रहा है कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है। आपको नहीं लग रहा है 2015 में अगर आप इनकी ग्रोथ को देखो और 2026 में आप इनकी ग्रोथ देखो तो क्या आपको कुछ अंतर देखने मिलेगा? क्या कंपनी ने कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाया है? क्या कंपनी की ग्रोथ में कुछ लग रहा है कंपनी ने ग्रो कर गई, भाई हम तो पीछे रह गए, ऐसा कुछ लग रहा है देख के कि कंपनी यहाँ से ग्रो कर गई है? 2015 में 23 करोड़ था और 2026 में 33 करोड़ है। क्या ये ग्रो कर पाया है? नहीं कर पाया। ये कहीं से भी ग्रो नहीं कर पा रहे, ये पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो गया। इनका बिजनेस जो है बहुत ही पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो गया, कुछ ये हिल डुल नहीं पा रहे, जहाँ थे वहीं रह गए, वहाँ से ये आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए। ये चीज़ यहाँ हमको देखने को मिल रही है। अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें, देखिए कंपनी यहाँ पे ना कैपेक्स वगैरह नहीं कर रही है, यानी कि इन्वेस्ट नहीं कर रही। वो कहाँ, अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, वो अगर कैपेक्स करेगी तो इससे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, रेवेन्यू तो बढ़ेंगे। अगर कुछ चीज़ बढ़ानी है फ्यूचर में आपको, अगर अपनी नॉलेज बढ़ानी, आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाऊँ, उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना होगा। आपको बहुत सारी बुक पढ़नी होगी, बहुत सारी बुक खरीदनी होगी। आप इन्वेस्ट करोगे ना, आप टाइम का इन्वेस्टमेंट करो, आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, तो इसी हिसाब से यहाँ भी तो इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर ये बिजनेस बढ़ना चाहता है फ्यूचर में तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे इन्वेस्ट करना होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो इनका फिक्स एसेट पहले था वही फिक्स एसेट आज भी है। लेकिन कंपनी कैपेक्स नहीं कर रही, कंपनी खर्चे नहीं कर रही है, ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और है जो कि आप यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। आप देख रहे हो कंपनी की बोरोइंग्स कैसे बढ़ गई है ना, कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ गई, कंपनी के उतने रिजर्व्स नहीं, कंपनी का उतना कैश नहीं। ये चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पे, ये भी चीज़ देखो, इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे इग्नोर मत करिए। ये चीज़ भी ध्यान देने के लिए बनी है। अभी तक 9 और उनके ये देखो आप कि कंपनी के अभी 5 करोड़ नहीं आए, मतलब उन्होंने बिजनेस कितने का किया है? कंपनी ने 33 करोड़ का बिजनेस किया है, जिसमें से अभी 5 करोड़ आना इनका बाकी है। अभी हम थोड़ा नीचे आते हैं, इनकी कैश फ्लोज को देखते हैं।
कंपनी देखिए जो भी मुनाफा कमा रही है क्या उनको कैश में कन्वर्ट कर पा रही है? नहीं, इनका कैश कन्वर्जन बहुत वीक लग रहा है। कंपनी यहाँ पे कैश नहीं बना पा रही है, ये भी एक रेड फ्लैग ही है ना। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कैश नहीं बना पा रहे हैं, आप यहाँ पे अपने रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हो, आप कैपेक्स करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो बिजनेस ग्रो करेगा तो करेगा कैसे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना कि बिजनेस आपका ग्रो कैसे करेगा। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ इसीलिए तो बनी है कि आप समझ सके, बिजनेस को समझ सके। ये जो फाइनेंशियल्स है आपके और हमारे लिए ही है कि आप समझो, नंबर्स को समझने की कोशिश करिए, नंबर की भाषा समझिए कि नंबर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप इनके इन्वेस्टर्स होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर्स आपको दिखेंगे और दूसरे यहाँ पे आपको पब्लिक दिखेगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, पब्लिक का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे जो लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उन्होंने अपनी होल्डिंग बना रखी है, प्रमोटर्स ने भी अपनी अच्छी होल्डिंग बना रखी है, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर 10,000 दिख रहे हैं, जो कि जहाँ तक हमें लग रहा है यहाँ पे कि नंबर यहाँ पे जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट था काफ़ी कम होगा। अभी तक क्या तुमको पता नहीं, या तो समझ गए कि स्टॉक अच्छा नहीं है, हमें इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी हो सकता है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब क्या बात है मालूम है, आपने देखा ना कि ये जो शेयर प्राइस है ना इनके हाथों में, उन्होंने होल्डिंग बना रखी है। ये चाहेंगे ना प्राइस को अच्छे से मैनिपुलेट करने की, इनके अंदर मतलब है ना वो है, कैपेबिलिटी कर लेंगे, सक्षम है करने के लिए। और यहाँ पे देखो ना, इनके प्राइस अगर आप देखोगे अभी गिरना स्टार्ट हो गए, अभी गिरना। अगर ये चाहेंगे, मतलब जो भी इनकी स्ट्रैटेजी होगी, देखो आपको आप और हम इतना नहीं पता लगा, हम बस डाटा देखेंगे, हम एक दूसरे को ये समझा पाएंगे कि डाटा हमसे क्या कहना चाहते हैं। बस हमें एक दूसरे को एक चीज़ों से ना लिंक करना सीखना होगा। जैसे चार्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये ना यहाँ पे अगर आप देखोगे दिसंबर, यहाँ से यहाँ पे देखो, ये इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था ना, यहाँ से फिर नीचे गिर गया 2024 से। अगर आप देखोगे तो 2024 से ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था, ये शेयर प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। अगर आप इसको क्वार्टरली भी देखोगे, मतलब अगर आप देखो क्वार्टरली, यहाँ पे देखो ये दिसंबर से गिरना स्टार्ट हुआ था। अगर आप क्वार्टरली देखोगे तो क्वार्टरली भी आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलती है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आपको क्लियरिटी नहीं मिला, आपको देखने मिलेगा कि कंपनी उस हिसाब से बिजनेस नहीं कर पा रही है, इसके अंदर ग्रोथ नहीं। सबसे पहले आपको तो ग्रोथ समझना चाहिए। इतने साल हो गए जब कंपनी यहाँ से यहाँ तक ग्रो नहीं कर पाई, आपको सोचना चाहिए ना कंपनी में कितनी वीक है, एकदम स्टैग्नेंट पड़ी है बिजनेस। क्या मैनेजमेंट ने यहाँ से यहाँ पे आके आपसे सामने से बात किया? क्या उसने यहाँ पे कॉन कॉल यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश की? अगर वो कुछ चेंजेस कर रहा है, कुछ करना चाहता है कंपनी में, तो उसने यहाँ पे कुछ भी इंटरैक्ट करने की कोशिश की? नहीं, उसे नहीं फर्क पड़ रहा होगा। अब देख लो यार, आप देख, अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो आप जाके इसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, इनकी जो यहाँ पे है ना अनाउंसमेंट्स पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि बिजनेस में आखिरकार चल क्या रहा है, मैनेजमेंट कर क्या रहा है। अब ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको या तो आप इनके ना वेबसाइट से जाइए, वेबसाइट में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टर रिलेशन में ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखो, और इसमें ना जो CEO, CFO, इसमें जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं, आप जाके ना उनको यहाँ पे स्टडी करो। आप देखो क्या वो इस बिजनेस के लिए सक्षम है, उनकी पढ़ाई क्या है, ये सब भी देखना आपको, उनका एक्सपीरियंस क्या है, हर एक चीज़ को ना आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। तब आपको ना समझ में आएगा कि अगर इस बिजनेस में वो इंसान बैठा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्या वो इतनी सक्षम है कि कंपनी को चलाने में, क्या उनका सामर्थ्य है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पे क्या करना है, आपको आके ना Ctrl+F करना है, यहाँ पे आप लिख दीजिए ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभी आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मिल गया आपको। ऐसे ना आपको सर्च करते जाना है और इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनकी मीटिंग की अटेंडेंस देखनी है। आपको देखना है कि प्रमोटर्स कहाँ कहाँ बैठा है, जो चेयरपर्सन है वो कौन कौन सी कमिटीज़ में बैठा है, उसका कंट्रोल कहाँ कहाँ है, ये ना आपको देखना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको देखना है क्या वो हर जगह हर एक कमेटी में बैठ के क्या हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। ये भी चीज़ें आपको समझनी होगी। अगर चेयरपर्सन हर जगह जाके बैठा है, जैसे ऑडिट कमेटी हो गया और जैसे कि नॉमिनेशंस एंड रेम्यूनरेशन में आके वो बैठे हैं, तो ये भी एक रेड फ्लैग है ना कि वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। वो हर एक कमेटी में बैठ के हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। और आपको देखना है कि इनका जो कनेक्शन किसी पॉलिटिशियन से तो नहीं है, कहीं ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स तो नहीं कर रहे हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखना है शेयर के बारे में। और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, आप ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि आपको और क्या पता चला इस शेयर के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।